आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं जो पिछले ईयर्स के नीट के पेपर्स में आए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन भी रहेगा और आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 4. The parallel beams of monochromatic light of wavelength 4.5 into 10 to the power minus 7 passes through a long slit with width 0.2 into 10 to the power minus 3 meters. The angular divergence in which most of the light is diffracted. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वो जो स्लिट है वो यहाँ पे है और ये हमारा स्लिट विड्थ है और ये जो है स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं जो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे मिलता है वो कैसा होता है, वो कुछ यूँ होता है, राइट, जिसमें एक बड़ा सा सेंट्रल मैक्सिमा होता है और उसके दोनों तरफ छोटे छोटे सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए, ये पैटर्न को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकतर लाइट होता है वो कहाँ पे डिफ्रैक्ट करता है, वो इस सेंट्रल रीजन में ही डिफ्रैक्ट करता है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर डाइवर्जेंस निकालो उस रीजन का जहाँ पे अधिकतर लाइट डिफ्रैक्ट हो रहा है। तो अधिकतर लाइट तो यहाँ डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एंगुलर डाइवर्जेंस ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका आधा एंगल निकालते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पहला सेकेंडरी मिनिमा है। तो इस पहले सेकेंडरी मिनिमा की अगर हम एंगुलर पोजीशन निकाल लेते हैं, मतलब इसकी जो थीटा की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, तो हम आसानी से ये निकाल लेंगे एंगल, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल क्या है, 2 थीटा है। इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो है a sin थीटा n लैम्डा के बराबर होना चाहिए और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा = λ/a। अब ऐसा भी होता है कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम कहते हैं कि भाई तब साइन थीटा जो है ना लगभग थीटा के बराबर ही होता है। तो इस केस में हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं और ये किसके बराबर है, λ/a। तो थीटा तो निकल आएगा और एंगुलर डाइवर्जेंस जो हमको निकालना है वो क्या है, 2 थीटा। तो अगर 2 थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 2 λ/a। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है 4.5 × 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई a क्या है, स्लिट की विड्थ यानी कि 0.2 × 10 to the power -3 मीटर्स। तो इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4.5 × 10 to the power -3 रेडियंस। तो हमारा सही ऑप्शन है A। क्वेश्चन नंबर 5. The polarizing angle of glass is 57 degree. A ray of light which is incident at this angle will have an angle of refraction as। तो आपको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट याद होगा जो हमने ऑलरेडी थियरी वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो होता कुछ यूँ है कि अगर ये हमारा सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट है इस सरफेस पे, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये बेंड कर जाएगा कुछ यूँ और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा यूँ। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि ये जो मीडियम है ये है एयर और ये जो मीडियम है ये है ग्लास, ठीक है। तो जो लाइट इंसिडेंट है ये कैसा लाइट है, पोलराइजेशन के टर्म्स में ये अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन जो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके जा रही है ये क्या है, ये है पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। ऐसा क्यों, ये पोलराइज्ड क्यों है पार्शियली, वो इसलिए क्योंकि जो लाइट इंसिडेंस हुआ है इसका जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बेसिकली पोलराइजिंग एंगल के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि ए लाइट इज इंसिडेंट एट दिस एंगल मतलब जो पोलराइजिंग एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 57 डिग्री है।
तो चूंकि ये पोलराइजिंग एंगल पे ही इंसिडेंट हो रहा है, इसीलिए ये जो है पोलराइज हो जा रहा है रिफ्रैक्शन के बाद। उसी तरह से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कैसा लाइट है? ये भी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है ना सारी चीज़ें डायग्राम के ऊपर है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि इंसिडेंट एंगल जो है वो पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, जिसकी वजह से इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो भी पार्शियली पोलराइज्ड है। और यहाँ पे क्या होगा ऐसी सिचुएशन पे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा ही होता है राइट, जब भी वो पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंस होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। बस जहां आपने ये समझ लिया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा क्यों? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये तो नॉर्मल है, तो चूंकि नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल हमारा क्या है? ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी आई होगा। अच्छा, अब ये जो यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? वो 90 डिग्री है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर है, और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि हमको निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि I प्लस 90 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि I प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस I। तो I यहाँ पे कितना है? I हमारा है 57 डिग्री। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 33 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 33 डिग्री। Question number 6. For a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced by a single slit whose width A is of the order of wavelength of light. If D is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima will be. तो इस केस में हमें क्या करना है? यहाँ हम फिर से डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्लिट है, और जो स्लिट का विड्थ है वो यहाँ पे दिया हुआ है A। जो स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से वो है कैपिटल D, और जिस लाइट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे हमें जो सेंट्रल मैक्सिमा बनती है बड़ी सारी, उस सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है। तो बेसिकली हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब अगर हम बिल्कुल स्लिट के सेंटर से देखें तो ये हमारा एकदम सेंटर होगा स्क्रीन का। तो यहाँ से अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है तो बेसिकली अगर हम इस पॉइंट का यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन निकाल लें सेंटर से, जो कि y होगा, इतना डिस्टेंस y है, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा? 2y, मतलब y प्लस y। ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा ये वाला विड्थ यानी कि y। तो उसको कैसे निकालते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि सेकेंडरी मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? सो कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए सेकेंडरी मिनिमा के लिए वो होती है A साइन थीटा जो है ये बराबर होना चाहिए n लैम्डा के। और अभी हम जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा की बात करें तो n की वैल्यू रहेगी 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो हो जाएगा लैम्डा बाई A। चूँकि थीटा एक बहुत छोटी सी वैल्यू है तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई A। अब अगर हम यहाँ पे थीटा को देखें, ये थीटा है राइट। तो जब थीटा बहुत छोटी है तो थीटा साइन थीटा के बराबर है, थीटा टैन थीटा के भी बराबर है। तो थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा y और बेस हो जाएगा कैपिटल D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y जो है वो क्या है? लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल a। या फिर हम कह सकते हैं कि 2y जो है ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन A। Question number 7. A plane polarized light is incident normally on a tourmaline plate. Its E vector makes an angle of 60 degree with the optic axis of the plate.
फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली मैलस लॉ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम एक बार जल्दी से मैलस लॉ को रिवाइंड करते हैं। उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर यहाँ पे हमारा एक पोलराइज़र है और इस ये हमारा क्या है, ये पोलराइज़र है, ठीक है। अब पोलराइज़र के थ्रू जब भी हम अनपोलराइज्ड लाइट को पास कराएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही इसका पोलराइज़र है तो इसका काम क्या है, पोलराइज करना। तो जो लाइट निकलेगा वो पोलराइज्ड लाइट होगा। अब ये पोलराइज्ड लाइट को अगर हम दोबारा एक एनालाइज़र के थ्रू पास करें तो क्या होगा, उस समय डिपेंड करेगा कि भाई एनालाइज़र का ओरिएंटेशन क्या है। अगर तो एनालाइज़र और पोलराइज़र ये दोनों जो हैं, दोनों के जो एक्सिस हैं ये परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में जो लाइट निकलेगी वो होगी नो लाइट। मतलब जो पोलराइज हुआ था उसके एक्सिस जो है एनालाइज़र ऐसे ओरिएंटेड है परपेंडिकुलर कि जो लाइट निकलेगी वो हो जाएगी नो लाइट, कोई लाइट निकलेगी ही नहीं। और अगर तो इन दोनों के जो एक्सिस हैं वो पैरेलल है, उस केस में जो लाइट निकलेगी वो होगी पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और मैलस लॉ ये कहता है कि अगर एक पोलराइज्ड लाइट आई नॉट इंसिडेंट होता है एक एनालाइज़र पे और हम मान लेते हैं कि एनालाइज़र और पोलराइज़र के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, तो उस केस में जो लाइट एनालाइज़र से निकलेगा वो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, और आई नॉट वो वाली लाइट है जो एनालाइज़र से पास हुई थी, ठीक है। ये हमारा सिंपल मैलस लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी थी आई नॉट, मतलब एनालाइज़र से पास होने से पहले तक, ठीक है। अच्छा, अब जब ये इससे पास हो गया तो ये जो प्लेट है यहाँ पे ये बेसिकली हमारा एनालाइज़र है, ठीक है। तो जो इससे निकलेगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगी 1/4, तो मतलब आई जो है वो आई नॉट 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी में। तो इनिशियल इंटेंसिटी ये है, फाइनल इंटेंसिटी ये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 4, ये डिफरेंस हो जाएगा। और अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 आई नॉट बाई 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 75 आई नॉट। या फिर इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि आई नॉट। तो यहाँ पे ये जो आई नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारा परसेंटेज हो जाएगा 75%, यानी कि सही ऑप्शन है सी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।